जी, सब बहनों को वेलकम और खुशामदीद। मैं साइमा उमैर का तारफ़ करा दूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, वक़्त पे आपने जॉइन किया। हमारे साथ बहुत ही अच्छी मेहमान मौजूद हैं। इनको मैं अच्छा मेहमान इसलिए कहूँगी, आप वैसे भी सब बहुत अच्छी मेहमान हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। क्या कि हम साइमा का जो शोबा है होलिस्टिक मेडिसिन, उसके हवाले से तो तारुफ है ही इनका। और डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़ की भी साथ ये काम कर रही हैं, बहुत सारे शोबों में ये मुंसलिक है, जिसका वो खुद भी बताएंगी। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि चूँकि ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर को जानती हैं और इनका एक्सपोजर पाकिस्तान से बाहर का भी है, तो एक मतवाज़न अप्रोच, एक बाहसियत औरत, एक घरेलू औरत जिसके लिए जिसको बाज़ दफ़ा शऊर तो होता है, लेकिन वो उसको अपनाए कैसे, उसको उन्होंने वो अमली तौर पे आज तक डिलीवर करती चली आई हैं, और इस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। तो विदाउट फर्दर डिले हम इब्तदा करते हैं आज के प्रोग्राम की। इसका जो मेन मकसद है आज के प्रोग्राम का, एक तो साइमा उमैर गुफ्तगू करेंगी अपनी होलिस्टिक मेडिसिन जिसका ताल्लुक आपकी सेहत से, मेंटल और जिस्मानी सेहत से। और उसके बाद मैं आपसे थेरेपी की दुनिया आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकती है, उस सिलसिले में जो है वो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी। फिर आखिर पे आप लोगों के पास पूरा मौका होगा कि आप लोग अगर कोई सवाल जो आप करना चाहेंगे तो वो फिर आपको हम माइक दे देंगे। तो ठीक है, ओवर टू यू साइमा, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। बाकी बहनों से दरखास्त है कि अगर वो खुद को इस दौरान म्यूट कर लें तो क्वालिटी बेहतर रहती है। जी साइमा, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई thank you to provide me the opportunity on your platform, and I welcome all the participants who are here to listen, to learn something new, and we everybody like हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे सीखेंगे। तो देखते हैं कि हम क्या चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो प्लीज मुझे बताइए। जी बिल्कुल नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस विंडो को स्मॉल कर दूं, मेरा ख्याल है, ताकि ये मुझे बीच में हिंडर ना करे। ओके जी, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, जैसे आपने भी कर दिया। और अल्लाह ताला हमें नए इल्म सीखने की और उसको प्रीच करने की तौफीक दिए रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो यू पीपल कैन रेज योर हैंड्स। मैंने अपनी वीडियो वाली जो विंडो है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया, इसलिए मुझे नजर नहीं आएगा। आप लेकिन आप लोग चैट में अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन आए तो यू पीपल आर वेलकम टू आस्क। बिकॉज मैं प्रेजेंटेशन इस तरह नहीं करती कि एक वन वे हो। मोस्टली मुझे अच्छा यही लगता है कि टू वे प्रेजेंटेशन हो, ताकि पता चले कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, सो इंटरेक्टिव टाइप की प्रेजेंटेशन मैं देती हूँ। साइमा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आपका तारफ़ का एक हिस्सा दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजीद बता सकें अपने बारे में, आई ओके, अप्रीशिएट। मैं इंशाल्लाह मैं जरूर बताती हूँ। ये हूँ जी मैं, डॉक्टर साइमा उमैर। ठीक है, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर। आई डन अ लॉट ऑफ वर्क इन क्लिनिकल एज वेल एज एकेडमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फिर मैं यूके में मैंने बहुत काम किया, और उसके बाद मैं एट द मोमेंट आई एम बेस्ड इन आयरलैंड। मेरी जो रीसेंट डिग्री है वो है लाइफस्टाइल मेडिसिन की डिग्री फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और मैं ये कहूँगी कि जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, उस डिग्री ने मेरी अप्रोच टुवर्ड्स द सिस्टम बहुत सारी चेंज कर दी है। बेसिकली उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को इक्विप कर देते हैं विद द टूल्स, विद द नॉलेज, कि वो खुद अपनी हेल्थ पे काम कर सके। और मेरा ख्याल है यही चीज मुझे आप लोगों के बहुत करीब लेके आई है, आपके प्लेटफॉर्म पे लेके आई है, कि आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, कि बंदे को इक्विप कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने आप पे खुद काम करे। बाकी मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ काम कर रही हूँ।
एट द मोमेंट मैं स्वाइट सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा अपना ऑनलाइन क्लिनिक है और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एज अ स्पीकर बात करती हूँ, और कुछ जो है सोशल मीडिया पे काम है, और बाकी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। सो आप सब लोगों को एक वार्म कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आप लोगों ने एक जर्नी ऑफ हीलिंग जो शुरू किया है। आई थिंक आज उसका आप लोगों का लास्ट सेशन है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को वार्म वेलकम। और आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट। यानी हम ये देखेंगे कि आपकी बॉडी कैसे, आपका बॉडी क्लॉक जो है और आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस वो कैसे आपकी हीलिंग को शेप करती हैं। यानी आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, अब क्या उस रास्ते पे रहने के लिए आपको फर्दर टूल्स चाहिए, फर्दर क्या चीजें चाहिए, उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो हम देखते हैं कि हम क्या कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं जब शुरू करने से पहले ये चाहती हूँ कि जैसा मुझे बताया गया कि आप लोगों का एक हिप्नोथेरेपी के थ्रू आप लोगों ने वेट मैनेजमेंट पे काम किया कुछ टाइम। मैं एक या दो पार्टिसिपेंट्स से चाहूंगी कि आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें, क्विक फीडबैक, कि हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर ईटिंग हैबिट्स और इन योर क्रेविंग्स, जब से आपने ये कोर्स शुरू किया उससे पहले और उसके बाद, डिड यू नोटिस एनी चेंज? सो आई जस्ट नीड वन और टू वॉलंटियर्स बिकॉज आई डोंट नो यू पीपल। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी बताए मुझे कि आप लोग। जी जी, आमिना जावेद जवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अमना जवाद सऊदी अरेबिया से। तो जी मैंने मैम का ये कोर्स लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे जो हुआ है कि मेरी जो ईटिंग हैबिट्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। क्रेविंग्स मेरी बहुत मतलब जिस तरह से पहले होती थी बहुत रेगुलर सी, और वो चीज़ बहुत कंट्रोल हुई है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है कि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो मुझे फील हुआ है कि बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हुआ है। ठीक है। थैंक यू जी वेरी मच फॉर योर फीडबैक। इसका मतलब है कि आपने कहा कि आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हुई हैं और आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम आपको फील होता है कि देयर इज अ जी, चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। कोई और बंदा, एक और, आई जस्ट नीड वन मोर पर्सन। कोई हैंड रेज नहीं है, एनीबॉडी कैन स्पीक। सादिया जी बात करो। अस्सलामुअलैकुम। मैं सादिया करीम। जी जी, मैंने भी बहुत ज्यादा इसमें मतलब मुझे फायदा हुआ है। शुरू में तो ज़ाहिर है बाजी ने जैसे बताया कि हिप्नोसिस सुनना है और बस थोड़ा सा जो उसके साथ बाकी प्रैक्टिस थी वो करनी थी, और खाना जो है उस जो दिल करे वो खाना है। और ओके। फिर हम इसी तरह ही बड़े मजे लेके तो मतलब इसको हमने शुरू किया कि अब तो खाना भी खाना है और वेट भी लूज होगा। यस। और उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन 1 वीक मैंने फील किया कि मेरे गारमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा लूज होना शुरू हो गए हैं, और मैं ना बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और फिर गुड। अभी एंड तक तो फिर ये है कि वो क्रेविंग्स भी बिल्कुल कंट्रोल हो गई, और बिल्कुल जैसे वो दूसरी बहन ने कहा मेटाबॉलिज्म बड़ा कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल में आ गई, और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब मेंटली मैं हेल्दी महसूस कर रही हूँ। नींद का आप लोग बहुत शोर कर रहे थे ना कि नींद का बड़ा वो हुआ है। ग्रेट। हाँ। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। ग्रेट फीडबैक्स। सो मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आप लोगों से? सिर्फ इसलिए पूछा कि मैं ये देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि आप लोग अपनी बॉडी को कितना नोट करते हो, कितना फील करते हो, क्योंकि आज की हमारी सारी टॉक इसी चीज पे बेस्ड है कि आप अपने आप को जितना जानोगे उसके ऊपर उतना ही काम करोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। मेडिकल फील्ड जब शुरू हुई तो एक जिनको आप कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, उनका नाम है हिपोक्रेटिस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हुआ भी होगा। ही इज स्टिल कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने मेडिकल सिस्टम की बुनियाद रखी, उन्होंने मेडिकल सिस्टम बताया दुनिया को कि इस तरह भी होता है, बीमारी होती है और उसकी शिफा होती है। और उनके जो कोट्स हैं, जो उनकी बातें हैं, हजारों साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनके कोट्स उसी तरह इम्पोर्टेंट है मेडिकल फील्ड में जैसे कि उस जमाने में थे। ये वाला उनका कोट मुझे बहुत पसंद है। द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन ईच वन ऑफ अस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन गेटिंग वेल। इसका मतलब ये है, अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में इसको बयान करने की कोशिश करूं, कि हमारी बॉडी जो अल्लाह ताला ने बना के भेजी है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सिस्टम्स लगा के भेजे गए हैं। अब देखें, इसको मैं इस तरह एग्जांपल देती हूँ कि एक मशीन आती है ना तैयार होके,
बाय डिफॉल्ट उसमें सिस्टम लगा हुआ होता है कि जी, अब आपने देखा होगा जैसे डिश वॉशर है तो जी ऑटो क्लीनिंग, ठीक है, वॉशिंग मशीन है तो ऑटो क्लीनिंग। ये चीजें क्या हैं, ये बेसिकली डिफॉल्ट जब उसको बनाया गया तो उसमें एक सिस्टम रखा गया कि वो ऑटो अपने आप को खुद ब खुद ठीक करने की सलाहियत हो उसमें। अगर उसमें कोई छोटी मोटी खराबी आ जाए, कहीं पे कुछ कचरा जमा हो जाए मशीन के अंदर, तो वो अपने आप की सफाई कर सके। सो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वी आर द बेस्ट क्रिएशन। तो हमारे अंदर भी ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि हमें हील करते हैं। जब भी हमारे अंदर बीमारी आए वो सिस्टम्स हमें हील करते हैं। सो हिपोक्रेटिस ने उस वक्त ये चीज डिस्कवर कर ली थी। उसने कहा था कि हमारे अपनी नेचुरल हीलिंग फोर्स है हमारी बॉडी में, और वही सबसे बड़ी फोर्स है जो कि हमें सही रखती है। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है कि हमने अपनी उस नेचुरल हीलिंग फोर्स को पहचानना है, उसको एक्टिवेट करना है, ताकि हम बीमारियों से बचें, जो बीमारियां लग चुकी हैं उनको ठीक करें और बीमारियों को रिवर्स करें। सो देखते हैं कि, अच्छा, फर्दर अगर मैं इसी लाइन पे जाऊं तो बहुत मशहूर कौल है हजरत अली का, मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि द वन हु हैज रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, हैज रिकॉग्नाइज्ड देयर लॉर्ड। जब तक हमें अपने आप का नहीं पता चलेगा हम उससे फर्दर जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो रब को तलाश करने की राह पे चलने से पहला जो पहला स्टेप है वो यही है कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस में जाएं कि यार हम क्या चीज़ है, हमें किस तरीके से बनाया गया। हम अपनी जात की डेप्थ में जाएं, हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और उसको पहचानें। सो ये जो सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको रिलीजन के करीब लेके जाएगा या कोई आपको, मैं स्पिरिचुअल तालीमात देने लगी हूँ। इसका मतलब यही है कि जब तक आप अपनी बॉडी की वर्किंग को, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को एंड हाउ इट हील्स इट सेल्फ को नहीं समझ आते, आप इसके आगे फर्दर स्टेप नहीं ले सकते। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ नोइंग योर सेल्फ। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को जानते हैं, थोड़ा सा अपने आप को जानते हैं? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? कोई हैंड रेज नहीं हुआ, इसका क्या जी मतलब है कि, जी जी प्लीज। जी, अपना हम लोग ना थोड़ा सा अपने बारे में जानना हमने शुरुआत की है जब से आपदा आपा से हमारी मुलाकात हुई है। तो तब से काफी हद तक जो है ना हमें अपनी, इवन कि मुझे अपनी खामियां जो है ना वो भी अब, मतलब पहले तो हम अपनी खामियों को मानते नहीं थे ना, लेकिन मुझे अब वो भी फील होना शुरू हुई है कि मुझ में कौन सी खामियां हैं और कौन सी खूबियां हैं ना। कि काफी हद तक हमने अपने आप को जानना शुरू किया है ना। ओके, सही सही। सो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि आप इस रास्ते पे आना शुरू हो गए हैं, कि आपने आपको जानना शुरू किया है। एनीबडी एल्स? खामियां, आपने कहा कि खामियां जाननी शुरू की हैं, अच्छा, दैट इज समथिंग जी ग्रेट। मैं सादिया हसीन। जी मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लेके चलती हूँ। मैं इस तरह देखती हूँ कि जैसे खामियां खूबियां तो हैं ही ना, जैसे वो हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जिस बंदे की रहनुमाई का फैसला करता है, अल्लाह ताला उसके अयूब उसके ऊपर जाहिर फरमा देते हैं। तो ये तो एक डिफरेंट चीज है। दूसरा ये है कि आप हैं क्या, आप बनाए किस लिए गए हैं, ओके। आपका मकसद हयात क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके जाना मतलब समझती हूँ कि खुद को जानना ये होता है कि आपने फिर अब देखना है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात को फिर कैसे लेके चल रहे हैं और अपनी बॉडी और अपनी हर चीज को उसमें कैसे लेके चल रहे हैं। ओके तो वो ओके। इस पे फिर मेरा बहुत सफर है और बहुत मैंने इसको जाना कि हाँ जो है यानी वो जो चीज है ना कि ये टेढ़ी पसली भी है औरत, और इसको कैसे लेके चलना है, कहाँ कहाँ हम लैग करते हैं और कहाँ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है ठीक है, तो बहुत ये शुक्रिया आपने है, मेरा बताया। सफर जारी है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू। मैं सो भी इसमें बात इसका, करना चाहती जी नाजिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी हूँ। सादिया तारिक है जो आपने कहा ना, इसके हवाले में मैं इतनी, जिस तरह सादिया ने और अदीबा बहन ने बात की ना, तो मैं उससे हट के ये बात करना चाहूंगी कि अपनी बॉडी को इतना जानना शुरू किया है कि अगर जिसमें कहीं पेन हो रहा है या कोई काम है और उसके बाद बॉडी रेजिस्ट कर रही है, उस काम के लिए नहीं मान रही, तो अब इस कदर समझ आ चुकी है कि डाइट में कोई इशू हुआ है, इमोशंस में कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है। ओके। और
ये चीज जो है ना, ये बहुत बहुत, जिसपे हम अपने आप को ब्लेम देने लग पड़ते हैं कि मुझे सुस्ती है, मैं सोई रह, वो सुस्ती लेजीनेस नहीं है, वो जिस्म रिएक्ट कर रहा है, तो उसको ओके, समझना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से मैं इस पे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड ग्रेट। सो थैंक यू अगेन फॉर योर फीडबैक दोनों पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा, ये आपने अब जैसे बात की कि एक बात मैं सिर्फ उसको लेके चलना चाहती हूँ कि जी हमने ये देखा कि हमारी बॉडी जो है वो क्यों बनाई गई है, ठीक है। सो आगे हम यही देखेंगे, इसी पे बात करेंगे कि बॉडी के जो पर्पसेस हैं, जो ड्यूटीज उसको दे के भेजा गया है दुनिया में, वो ड्यूटीज तभी परफॉर्म होंगी ना जब वो ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ में होगी, चाहे वो हेल्थ मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, सारे लेवल्स पे उसकी हेल्थ को ऑप्टिमल होना पड़ेगा। सो उसके लिए जो हमारा रोल है वो हमने क्या प्ले करना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपनी फील्ड की। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करूं जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं बात समझ ना आए तो काइंडली आप हैंड रेज करके क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि एक मशीन बनाई गई, ठीक है, अशरफुल मखलूकात है, मशीन के अंदर हर चीज का सिस्टम लगा के भेजा गया है कि जी वो अपने आप को ठीक भी कर सकती है, हीलिंग फोर्स भी है उसके अंदर। तो बीमारी कहाँ से आ गई? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज एक्चुअली? अब मैं इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर देखूं ना, तो कॉजेज को हम बेसिकली 3 लेवल्स पे देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल और कॉस्मिक, ठीक है। यूनिवर्सल रिदम्स हैं, फेथ है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी चीजें टू सम एक्सटेंट हमारी बॉडी के सिस्टम्स पे इफेक्ट करती हैं। इसमें हम यही बात कर सकते हैं कि जैसे यूनिवर्स है वो कैसे काम कर रही है, सितारों की मूवमेंट क्या है, प्लैनेट्स किधर किधर जा रहे हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सल रिदम्स हैं जैसे गैलेक्सीज हैं, सूरज और चांद हो गया, ये सब चीजें दे डू इफेक्ट आवर हेल्थ एंड सिस्टम्स। सेकेंड नंबर पे आता है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल, यानी जो हमारी बैरूनी एनवायरनमेंट है सारी, ठीक है, जिसमें हमारे आसपास के लोग, हमारी खुराक, हवा, पानी, हमारी वर्क प्लेस, एवरीथिंग बियॉन्ड आवर बॉडी इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हम सबको पता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हम पे इफेक्ट करती है, वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और लास्ट जो चीज है वो इंटरनल है, पर्सनलाइज्ड है, यानी हमारी अपनी बॉडी, ठीक है। हमारी अपनी बॉडी के सिर्केडियन सिस्टम्स, सिर्केडियन बॉडी क्लॉक्स जिसके ऊपर हमने बात करनी है, होम्योस्टेसिस यानी कंट्रोल बैलेंस सिस्टम्स, और फिर माइक्रोबायोम यानी हमारे गट का सिस्टम जिसने सारी बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब मैं ये तीनों लेवल्स को मैंने 1 2 3 टॉप से बॉटम पे रखा, लेकिन मैं ज्यादा बात आज हम करेंगे सबसे एंड वाली की, यानी इंटरनल हमारी पर्सनलाइज्ड बॉडी, उसके अंदर वाले सिस्टम और वो क्यों खराब होंगे तो हम बीमारी की तरफ जाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली बाकी की जो यूनिवर्सल है दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है टू सम एक्सटेंट उसको कुछ ना कुछ लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी चॉइसेस हैं उनकी बेस पे, लेकिन हम अपनी अंदरूनी सिस्टम को टोटली हमारे कंट्रोल में दिया गया है। और अब तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हम लोग ये बात करते हैं ना कि जेनेटिक बीमारियां हैं, ये बीमारी उसकी जीन्स में आई, उसकी फैमिली में रन कर रही है। अब जो रिसेंट साइंस है वो ये कह रही है कि जीन्स को भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस से, और वो काम करती है एपिजेनेटिक्स के लेवल पे, यानी बियॉन्ड जीन्स। सो ये वाला ब्लेम भी हम अब नहीं दे सकते किसी को कि जी ये जेनेटिक बीमारी है हमारे पे ट्रांसफर हो गई। नो, दिस इज इन आवर ओन हैंड्स नाउ। अच्छा, आपने एक टर्म सुनी, बॉडी क्लॉक। क्या आप में से कभी किसी ने ये टर्म सुनी है पहले? बॉडी क्लॉक, हमारे बॉडी में कोई क्लॉक है? एनीबॉडी नोज दैट? जी, ये सूरज और चांद का जो अल्लाह ताला ने सूरह नबा में जिक्र किया है कि हमने ये बनाया इसलिए कि वो दिन में मुआश करे और रात को आराम के लिए, तो ये बॉडी क्लॉक मुझे लगता है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने वहां पे वाज़ेह फरमा दिया है, तो ये है। ओके, ठीक है। अच्छा, अ, मैं आपको समझाती हूँ इसको एक एग्जाम्पल के साथ। आपने सुना होगा कि हमारे जी फरखंदा ताहिर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इससे बॉडी क्लॉक से कहना बताना चाह रही थी हाँ कि जी, काफी बताइए। साल पहले मैंने डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज के मुंह की ही जुबान से सुना था बॉडी ओके, क्लॉक, कि किस तरीके से हम जो है हमारा क्लॉक जो है हमारी सूरज की और के निकलने और ढलने डूबने के के साथ। मुताबिक जो है, हमारा डूबने के मुताबिक जो है हमारा बॉडी भी उसके मुताबिक चलती है। दैट्स सर्केडियन रिदम मेरे ख्याल में, है ना? ओके,
ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अगेन एक विजडम के साथ लेके चलना चाहती हूँ जो हमारे एल्डर्स में थी, और फिर हमने उसको, क्योंकि साइंस प्रूव नहीं करती थी तो हम वो बात समझते नहीं थे, लेकिन मैं अब ये मानती हूँ कि हमारे जो मेंटल और स्पिरिचुअल विजडम है वो साइंस से बहुत आगे है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी एक जमाना ऐसा भी था ऑब्वियसली जब क्लॉक्स और अलार्म क्लॉक्स शायद बहुत कॉमन नहीं थे, लेकिन वो टाइम पे जागते थे और टाइम पे सोते थे, यानी फजर के साथ वो जागते थे। अब वो कैसे जागते थे, वो जब आप उनसे पूछें बहुत पुराना जाके अगर सोचें, कोई डिग आउट करें, कोई बुजुर्ग ऐसे आपको मिल जाए, तो वो यही कहते थे कि हम हमारे दिमाग में कुछ एक घड़ी सी थी, मतलब मैंने खुद ये वर्ड सुने हुए हैं कि जी मेरे दिमाग में कोई घड़ी है जो मुझे उस टाइम पे जगा देती है। सो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। साइंस ने बता दिया है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक्चुअल में एक क्लॉक की तरह की चीज है। मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो कोई ऐसा क्लॉक बना हुआ है, लेकिन वो ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। वो जस्ट लाइक उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, वो एक्ट करता है जस्ट लाइक अ क्लॉक, और वो क्लॉक जो है उसको हम कहते हैं बॉडी का मास्टर क्लॉक, ठीक है, बिकॉज ब्रेन में है, ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम उसको मास्टर क्लॉक कह देते हैं। अब मास्टर क्लॉक तो एक हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने फर्दर क्या सिस्टम किया कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं बॉडी को चलाने के लिए, उन सब के अंदर क्लॉक्स, फर्दर क्लॉक्स सेट हैं, ठीक है। और सिर्फ वहां तक नहीं है, हर सेल के अंदर एक क्लॉक है, और अब तो ये भी प्रूव हो गया कि हर एटम के अंदर भी एक क्लॉक है, यानी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग है उसके अंदर भी एक माइक्रो क्लॉक लगा हुआ है। और वो सारे क्लॉक्स, जितने भी माइक्रो क्लॉक्स हैं, ऑल द सिस्टम, वो सारे कनेक्टेड है हमारे मेन जो हमारा बॉडी का मास्टर क्लॉक है उसके साथ। अब आप सोचेंगे कितनी कितने प्यारे तरीके से ये बॉडी डिजाइन की गई है कि वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जो मास्टर क्लॉक है वो कंट्रोल कहाँ से होता है, वो दिन और रात से कंट्रोल होता है, यानी सूरज की रोशनी, दिन की रोशनी और रात के अंधेरे से उसका कंट्रोल जुड़ा हुआ है, यानी उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा गया कि जी इंसान इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे खराबी करे लेकिन खराबी कर ना सके। और अब ये आपको थोड़ी सी बात समझ आई। अब होता क्या है कि ये इस क्लॉक का, जो हमारा बॉडी का मास्टर क्लॉक है, उसका जो टाइम है, उसकी जो दिन और रात की मूवमेंट के हिसाब से वो जो काम करता है, इवन साइंस ने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब इधर टाइम मुझे अलाउ नहीं करता, वरना मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाती कि वो एक्चुअल में उसी तरीके से उसके अंदर रिदम्स हैं जैसे कि हम क्लॉक में देखते हैं। सो उसका काम क्या है, वो उसका काम ये है कि वो हमारी फिजियोलॉजी को हमारे एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करता है, जोड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम बेसिकली। सो हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो एज्यूम करता है, उसको बता के भेजा गया है कि जी इस बंदे ने जब अंधेरा पड़ेगा तो तुम्हारी रेस्ट का टाइम है, सोने का टाइम है, सारे सिस्टम्स को रेस्ट करना है एट नाइट, एंड स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे, डे लाइट आवर्स। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सेहत पे। इसीलिए जहां पे भी आपकी बॉडी के सिस्टम्स खराब होते हैं, आपको हमेशा सुना होगा कि कहा जाता है कि जी आपने दिन की रोशनी में जरूर बाहर निकलना है, स्पेशली इन द मॉर्निंग लाइट। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करूंगी कि जिन लोगों की नींद का प्रॉब्लम होता है वो जरूर ये प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू विल फील द डिफरेंस। अच्छा, इसी क्लॉक की बात को थोड़ा सा मैं आगे अगर बढ़ाऊं, तो इस क्लॉक की बेस पे अब फर्दर ये चीजें डायग्नोज हुई हैं, ठीक है जी। ये क्या चीजें हैं कि आपकी बॉडी के हर सिस्टम का एक मैक्सिमम टाइम है फर्दर, यानी फॉर एग्जांपल ये देखें 7 बजे आपकी बॉडी के ये सिस्टम जो है वो पीक पे होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 7 बजे पीक इन बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, बिकॉज सुबह के टाइम आपकी बॉडी को एक एक किक स्टार्ट चाहिए होता है डे स्टार्ट करने के लिए, इसलिए इस टाइम पे उसको अपने टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ओके, इसी तरह हर, यानी ये देखिए सारा ये क्लॉक इसी तरीके से घूम रहा है 24 आवर्स में, और इसमें हर एक टाइम पे बॉडी का एक सिस्टम ऐसा है जिसका पीक टाइम है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बॉडी के उस सिस्टम को उस पीक टाइम पे ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो सिस्टम बेस्ट काम करेगा। अच्छा, अब क्या होता है, खराबी कहाँ से शुरू होती है जी, यहाँ से खराबी शुरू होती है। इफ वी ईट मील्स एट ऑड आवर्स
when internal clock expects us to be sleeping, then we are sending conflicting signals to our body. ये क्या होता है? मैंने बताया कि वो मेजर क्लॉक जो है वो माइनर क्लॉक्स के साथ, माइक्रो क्लॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो उनको बताता है कि जी अब रात हो गई है, ठीक है। अब जीआईटी के क्लॉक को वो कहेगा कि अब तुमने अपना काम खत्म कर देना है, तुम रेस्टिंग मोड पे चले जाओ, और ताकि तुम कल के लिए तैयार हो सको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेन उसको ये कह रहा है कि जी तुमने सोना है, तुम अपने हार्मोन्स के लेवल्स कम कर दो, अपना सिस्टम वाइंड अप करो, ठीक है। हम रात को 10-11 बजे एक हैवी किस्म का मील अगर ले लेंगे, जो कि ब्रेन उसको कह रहा है कि तुम स्टॉप करो, और हमने उसको मील दे दिया। अब जब मील जाता है तो आपको पता है, मील जब हमारे सामने आता है तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने उस मील को डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, एसिमिलेट करना है, ठीक है। सो अब एक साइड से उसको सिग्नल्स जा रहे हैं कि रेस्ट टाइम है, एक साइड से उसको मील्स के सिग्नल्स जा रहे हैं। अब क्या होगा, हमारा स्टमक कंफ्यूजिंग स्टेट में चला गया, बिकॉज हमने उसको कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स दे दिए ना, दो डिफरेंट ऑपोजिट सिग्नल्स दे दिए, तो बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक क्या मैं करूं और क्या ना करूं, ठीक है। सो क्या होगा कि एक भी काम ठीक तरीके से नहीं होगा, ना तो वो नींद अच्छे तरीके से कर सकेगा और ना ही वो खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकेगा। खाना डाइजेस्ट ना कर सकने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स है, एक उस टाइम पे उसके हार्मोन्स का लेवल उस तरीके से ऑप्टिमली फंक्शन कर ही नहीं सकता, रीजन बीइंग के वो उसका ऑप्टिमल टाइम नहीं है, और अपने टाइम के ऊपर ही अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि वो उसी वक्त उसके हार्मोन्स रिलीज होने हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होगा, अगले दिन इंसान सुबह उठेगा, वो कहेगा, सबसे पहली शिकायत ये करेगा कि मुझे रात को नींद ठीक नहीं आई। दूसरी शिकायत करेगा कि मेरे पेट में हर किस्म की प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाएगी, जी ब्लोटिंग हो रही है, गैस है, स्टमक में बर्निंग हो रही है, वट एवर, ठीक है। और सबसे जो मेजर नुकसान है इस चीज का वो ये है कि उसका वेट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, सब लोगों की अवेयरनेस के लिए डालती रहती हूँ, उससे मेरी अपनी भी एक रिमेम्बरेंस होती रहती है, वो बात याद आ जाती है। अच्छा साइमा, अब एक मिनट बिफोर जी यू जी प्रोसीड फर्दर, आपने जी पीछे मील की बात की है। बहुत सारे लोग रात को भारी खाना तो नहीं खाते, लेकिन स्नैकिंग चलती रहती है, अगर यस, उसको वो भी आगे क्या कर दें। उसके ऊपर आगे बात करूंगी, वो मैंने बल्कि साथ आप लोगों को दिखाना भी है। जी आप यही कहना चाह रही थी या कुछ और कहना? जी, वो आपने मील की बात की ना, रात का देर से खाना, तो मैंने जी सोचा कि उसमें रात को देर से खाना तो नहीं खाते लोग, लेकिन यार स्नैकिंग चलती है उस। बिल्कुल बिल्कुल, स्नैकिंग पे भी आगे बात करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अ, अब ये एक चीज है जो सिंपल वर्ड्स में है, उर्दू भी ही कुछ लोग ज़ाहिर है पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए, कि सर्केडियन रिदम की खराबी अहम इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि जिसमें एक 24 घंटे की घड़ी है जो नींद आपके हार्मोन्स, हाजमा और बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। जब हम देर से सोना, बेवक्त खाना या स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब स्क्रीन क्या चीज है, जितनी भी स्क्रीन हैं, चाहे वो टीवी है, वो आपका आईपैड है, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, तो उनकी जो लाइट है उसकी बैक से एक ब्लू लाइट आती है, ठीक है, जो शायद आपको नजर नहीं आ रही उस तरीके से, लेकिन जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ ऐसी है कि वो आपकी बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को जाके डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, ठीक है। आपकी आंखों से ही जाती है ना, तो वहां जाके वो उस क्लॉक की खराबी में मेन जो रोल है वो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसलिए आपकी घड़ी जब खराब होती है तो जो मेजर नुकसानात हैं वो ये हैं कि आपकी नींद की खराबी, आपका वेट इम्बैलेंस, आपके मूड चेंजेस होते हैं, ठीक है, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है इस चीज से। और फिर एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि बहुत कॉमन हो रही है हमारी पाकिस्तानी जो लोग हैं उनमें, स्पेशली सारी दुनिया में ही है वैसे तो, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ स्पेशली कह रही हूँ क्योंकि उनमें उसके रेट्स बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा हो रहे हैं, दैट इज डायबिटीज, फिर दिल की बीमारियां, इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ पे इतनी जगह भी ना होती अगर मैं लिखना चाहती। आप जोड़ों की बीमारियां, ठीक है, आपके बच्चों के अंदर जितनी डिफरेंट बीमारियां पैदा हो रही हैं, और वो बहुत ज्यादा मेंटल बीमारियां भी हैं एज वेल एज फिजिकल। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि टाइम की बात तो हमने पढ़ ली, अब अगर मैं इस टाइम को रिलेट करना शुरू करूं तो आज के जो हमारा टॉपिक है, जो आप ग्रुप है हमारे पास, उसके साथ हम फूड की बात करेंगे कि वैसे तो हर चीज का टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फूड का टाइम भी इम्पोर्टेंट है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर भी बात करनी है हमने, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ओके,
ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत विजडम थी और उन्होंने बात जो भी लिखी है वो बहुत विजडम के साथ लिखी है। ये एक उन्होंने 24 घंटे का साइकिल बनाया है, ठीक है, और ये बहुत जमाने से है लेकिन चल रहा है इसी तरह, और ये अभी भी वैलिड है। और इसको हम देखते हैं, मैं आपको इसमें से एक बड़ी अच्छी चीज समझाती हूँ कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि जिस्म के हर एक हिस्से को हम 24 घंटों के क्लॉक पे डिवाइड करें अगर, तो हर बॉडी के पार्ट का एक टाइम है, ठीक है। और उस टाइम का मतलब ये है कि बॉडी का वो वाला पार्ट उस टाइम पे बेस्ट फंक्शन करेगा। जब आप उस टाइम पे उस बॉडी के पार्ट से काम लेने की कोशिश करेंगे तो दैट इज इन इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी टू डू द बेस्ट थिंग्स फॉर यू। अब ये सारी चीजें असल में हमारे लिए हेल्पर्स है ना, कि हमें स्टमक दे दिया गया ताकि हम जो कुछ खाएं पिए वो हजम करें। सो ये हेल्पर उस टाइम पे अच्छा काम करेगा जब वो बिल्कुल फ्रेश होगा। अब यहाँ पे देखें, 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक का टाइम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 5 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान में स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन बेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होता है, सुबह यानी आप जो नाश्ता करेंगे वो बेस्ट काम क्योंकि कर रहा है स्टमक, तो आपका नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस टाइम विंडो के बीच में अगर होगा तो वो नाश्ता आपके लिए एक एक मैं क्या कहूँ, एक ट्रेयर साबित होगा, ठीक है, एक सोने की कान साबित होगा आपकी बॉडी के लिए। और सेम इज द केस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ने, जाहिर है जितना वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट करना है। सो इस टाइम विंडो के दरमियान में ये दोनों चीजें, ये दोनों हेल्पर्स बेस्ट काम करेंगे। लेकिन हमारी बीमारियां कब शुरू होती हैं, जब हम इस टाइम फ्रेम विंडो को छोड़ के, हमारे तो नाश्ते ही 9 बजे के बाद शुरू होते हैं, ठीक है। ये 11, 12, 1 तो आराम से बात है कि जी अच्छा जी 9 बजे जागेंगे या 7 बजे भी जाग जाएंगे, नाश्ते का हम ध्यान नहीं देते, हम चलते रहते हैं आराम से और इधर जाके कहीं हमारा नाश्ता होता है एक ही जगह पे, ठीक है। सो दिस इज द, यानी हमारा डे का स्टार्ट ही गलत होगा तो हम बाकी के सिस्टम्स को क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल हम 9 बजे के बाद नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता करते हैं, लेकिन वो टाइम ही नहीं है स्टमक को ऑप्टिमल फंक्शनिंग का, तो वो बेचारा जो भी काम करेगा वो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो वो जितना कुछ आपने खाया वो ना तो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, ना एब्जॉर्ब हो रहा है, और ना ही एक्सक्रीट हो रहा है। इसी तरह बॉडी के सारे सिस्टम, अब ये 9 बजे के बाद आपकी स्प्लीन हार्ट का मतलब ये है कि आपका इंटेलेक्चुअल टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपके काम का टाइम है, आप अपने जितने भी काम है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, वो काम करेंगे। यहाँ पे आपके खाने पीने नहीं आते, ठीक है। इधर मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? एक चीज मैं मेरे अपने ही माइंड में क्वेश्चन आया तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। कोई सवाल? इस बात की समझ आई आप लोगों को? अच्छा, ओके, मैं खुद आपको सवाल जो मेरे अपने ही माइंड में आया उसका जवाब बताती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि जी 5 से 9 आपने कह दिया कि नाश्ते का टाइम है, तो रमजान में हम क्या करते हैं? रमजान में तो वो विंडो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाती है। रमजान की अगर मैं बात करूं तो रमजान में कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं बॉडी में जिनको साइंस अभी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाई, इन्वेंट कर ही नहीं पाई कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज भी उनमें से एक है कि जो रमजान में हमारा टाइम सहरी का 2 से 3, 2 से 5 के बीच में कहीं चला जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा सिस्टम कहीं शिफ्ट हो जाता है और वो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि रमजान में क्योंकि डिटॉक्स होना है आपकी बॉडी का, आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एवरीथिंग, उन सब का डिटॉक्स होना है, इसलिए उस वक्त आपकी बॉडी उसी मोड में चली जाती है। अच्छा, अब ये 5 से 9 वाली बात आपने जरूर याद रखनी है। और मेरा ख्याल है कि अगर आज के सेशन में से 1-2 बंदे भी ये चीज अपने साथ एक मैसेज ले जाएं कि जी ये हमारी नाश्ते की विंडो है, तो मेरा ख्याल है मेरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज जिस चीज को मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अब जो कि मेरी स्पेशलिटी है लाइफस्टाइल मेडिसिन, उसमें, और प्लस सर्केडियन रिदम जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ, जब आप फूड की टाइमिंग को करेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी की बीमारियां बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। और ये वाला विंडो तो वैसे ही जो प्लान मैं देती हूँ उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका नाश्ता बहुत अच्छा बेहतरीन खाना होना चाहिए और आपके टाइम पे होना चाहिए। अच्छा, आगे हम चलते हैं। बीमारियां, जैसे हमने पहले भी बात की कि बीमारियां आती कहाँ से हैं, और जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ उस चीज पे आज बात करेंगे कि हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम, उसको ही हम जान लें और उसकी बात ही कर लें तो हम बहुत सारा समझ जाएंगे
कि जी कहाँ पे खराबी हुई, कहाँ पे मैंने इम्बैलेंस किया और उसकी वजह से मेरी बॉडी इम्बैलेंस होकर एक बीमारी ले आई। ये सारी क्रॉनिक बीमारियां जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, कैंसर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत सारी ये होती ही, इनकी एक मेन रीजन ये है कि डिसरप्शन ऑफ द रिदम्स। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने रिदम्स बना के भेजे हैं, हम कभी अपनी बॉडी पे गौर करें, हमारी बॉडी में कितने रिदम्स हैं। हमारी हार्ट बीट, अपनी पल्स पे हाथ रखें, आपको एक रिदम फील होगा। ठीक है, रिदम के ऊपर ही तो कायनात बनी हुई है ना, तो हमारी बॉडी भी रिदम पे है। आपके सांस के चलने की एक रिदम है, आपको फील होगा। हमारे बोलने में एक रिदम होता है। मतलब हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स में एक रिदम है। और जब हम इन रिदम्स की खराबी की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है ना, ये डेट्रीमेंटल रिजल्ट्स आते हैं क्रॉनिक डिजीजेस की फॉर्म में। ओके, ये एक ऐसी स्लाइड है, मेरा ख्याल है जो हर किसी को पता है कि जी हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं हमारी बीमारियों में। बिकॉज लाइफस्टाइल मेडिसिन 6 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई एक इमारत है। मेडिकल की एक नई ब्रांच है जिसकी बेस ये है कि जी आप अपने बॉडी के 6 सिस्टम्स को जब ठीक कर लेते हैं तो आपको बीमारियां नहीं लगती। बिकॉज न्यूट्रिशन या फूड एक मेन एलिमेंट है इंसान की जिंदगी का। सो सबसे ज्यादा बात इस पे होती है, इसलिए लोग अक्सर हमें मिस जज कर जाते हैं कि शायद ये कोई न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वी आर द डॉक्टर्स। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सिर्फ रंग बिरंगी गोलियां, टीके लगने से आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि आप अपने आप को समझेंगे, अपनी चॉइसेस को ठीक करेंगे, तो ही आप ठीक हो सकते हैं। अब ये जैसे आपदा साहब मैं बात कर रही थी कि अक्सर लोग जो है स्नैकिंग करते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, टिप की बात है कि आप अपना वेट इम्बैलेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं अलोंग विद द वेट मल्टीपल अदर चीजें या डिजीजेज एज वेल। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ड्राइव करते हैं और इस तरीके से नाश्ता करना खाना पसंद करते हैं? कोई है ग्रुप में ऐसा? फील फ्री। मतलब ड्राइव करते हुए खाना खाना। हाँ जी, जैसे मेरे ये अंकल खा रहे हैं ऐसे। नहीं, मैं ड्राइविंग करते हुए तो जाहिर है पूरा फोकस ड्राइविंग पे ही होना चाहिए। चले, ये तो लेडीज है ना, सेफ ड्राइविंग इसलिए। अच्छा, ओके। समटाइम्स जल्दी होती है ना, ऑफिस भी ड्राइव जाना है, करते देर हुए, भी हो रही है। अच्छा ड्राइव करते हुए चूंकि हमारे यहाँ तो गैर वो उस पे कानूनी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन पानी ही रखा होता है साथ वो। अच्छा, ठीक है। नहीं शर्माए ना, अगर इस तरीके से कभी बर्गर शर्गर खा भी लिया है तो बता दें। अच्छा, नहीं, अब ये पानी भी जैसा ऐसा है मुझे होता है ना बाजी, मेरा दिल करता है कि मैं स्ट्रॉ से पीऊं ताकि वो मेरा मुंह ऐसे करके ना, तो मेरा वो सामने विजुअल वो खराब ना हो, ताकि आप ये बहुत ज्यादा सेफ ड्राइविंग करती है लगता है। अच्छा, ये तो किया ही होगा ना अक्सर। बच्चे सो गए, ठीक है, एक परेशानी खत्म हो गई, एक एंजाइटी फ्री हो गए, अब फील हुआ कि भूख लगी है। ठीक है, चाहे रात है चाहे दिन है, कोई भी टाइम है, जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं जाके आराम से फ्रिज खोलूं और सुकून से बैठ के कुछ खाऊं पीऊं। ऐसे कौन कौन करता है? ये मैं सबसे पहले करती हूँ। ठीक है। ये मैं अच्छा, भी करती हूँ। ये तो ठीक और है। काफी दफा। अभी मुझे जो पछतावा हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जैसे आपने कहा है कि बड़े बूढ़ों से सुनी है, वो सुनते चले आए हैं, चीजों का बहुत पता भी था, लेकिन इतनी मतलब वो जहालत के फिर भी उसको छोड़ा नहीं और वो साथ लेके चल के अपनी सेहत खराब कर बैठे। चले, अभी तो भी टाइम है। जब आपको रियलाइज हो जाता है ना हमें कि हम ये चीज गलत करते रहे हैं, तो जो वो फर्स्ट स्टेप ही वो है ना कि आपने अपने आप को, आपकी अवेयरनेस आ गई, आपकी सेल्फ अवेयरनेस आ गई, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब चीजें चेंज होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका नुकसान क्या था। अब हम में से चाहता तो हर कोई है कि वो ब्रोकली की तरह रहे, ठीक है, ऐसा स्मार्ट स्लिम। लेकिन हम जो है पसंद करते हैं ऐसा सब कुछ। ठीक है, सो ये चॉइस तो हमारी अपनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ ब्रोकली खाएंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे या ग्रीन ग्रीन चीजें खाएंगे, लेकिन वो उस पर भी बात करेंगे क्या चीज हमें खानी है। बट एनीवेज, यहाँ तक एक मोटी सी चॉइस है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने कहा हमें अवॉइड करनी है अपने सर्केडियन रिदम को ठीक रखने के लिए, अपने जो हमारा ब्रेन का क्लॉक और जो हमारे माइक्रो क्लॉक्स हैं उनको ठीक रखने के लिए, वो सबसे पहली आदत क्या है? लेट नाइट ईटिंग। ठीक है, ईटिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है। लेट नाइट बैठ के हमने अगर एक पॉपकॉर्न का बाउल ही भर के खाना शुरू कर दिया है ना, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि वो टाइम के बगैर ईटिंग है। आपने टाइम जो है ना उसको बस पकड़ लेना है आज की इस सेशन से। अच्छा, स्किपिंग ब्रेकफास्ट, मेजर थिंग। इनकंसिस्टेंट स्लीप,
कभी मेरा दिल करता है मैं 9 बजे बेड पे चली जाऊं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, मेरी कोई जिंदगी की एक रूटीन नहीं है, ठीक है। सो ये चीज भी ऐसे ही है कि जैसे मैं तो ये कहूंगी कि इवन जानवर परिंदे भी जो हैं उनको भी बताया गया है, उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। जब आपने देखा होगा जब सूरज डूबना शुरू होता है तो परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। तो क्या हम उन जानवर परिंदों से भी मतलब लोअर लेवल पे चले गए हैं कि हम अपनी स्लीप का ध्यान ना दें? फिर एक चीज है इमोशनल ईटिंग। ये भी एक हैबिट है जो ये जाहिर करती है कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत वीक है, कि हमारे ऊपर कहीं से इमोशनल बर्डन आया किसी भी टाइप का तो हमने अपने खाने पीने की रूटीन खराब कर ली। और फिर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अब एक मैं कहूंगी कि क्या कहा गया है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को इतनी डेंजरस डिजीज है कि आप समझें कि जितना स्मोकिंग, ठीक है, सो इसको स्मोकिंग के साथ रिलेट किया गया कि उतने ही हार्मफुल इफेक्ट्स देता है। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कि आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल एक मेडिसिन, बार से पूछो क्या मसला चल रहा है। ओके, लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात मैं करूं तो हैबिट्स फॉर सर्केडियन अलाइंड वेट मैनेजमेंट, क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट की सेशन है उसके ऊपर हमने बात करनी है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। लाइफस्टाइल मेडिसिन जैसे मैंने अभी कहा कि 6 पिलर्स के ऊपर खड़ी एक मेडिकल की इमारत है। उसने क्या कहा है, सबसे पहले होल फूड प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली है प्लांट बेस्ड है लेकिन होल फूड है। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है, चाहे वो 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रेगुलरली डेली। और रिजुविनेटिंग नाइट स्लीप, ठीक है, 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है हर इंसान के लिए, हर बंदे बड़े बंदे के लिए, बच्चों की डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस एंड पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस। ये जो पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इसका, और ये इस चीज़ पे बात करता है कि आपके सोशल कनेक्शंस, जो आपके आसपास के लोग हैं या जिन लोगों के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब आप बात करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, चाहे वो कनेक्शन ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, तो आपका हेल्थ लेवल बहुत डिफरेंटली चेंज होता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो कि अभी तक दुनिया की सबसे लॉन्ग रिसर्च समझी जाती है, सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली रिसर्च। ऑलमोस्ट 85 ईयर्स से वो रिसर्च चल रही है और अभी तक चल रही है अमेरिका में। उन्होंने जब वो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स में थे तो उस टाइम पे उनके ऊपर रिसर्च की थी, और अब वो क्योंकि ओल्ड एज में चले गए हैं तो वो देख रहे हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इनकी हेल्थ पे और डिफरेंट पिलर्स पे काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। तो उन्होंने ये नोट किया है कि जिन लोगों का सोशल कनेक्शन अच्छा है, पॉजिटिव है, वो लोग ज्यादा लंबा अरसा जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, यानी लॉन्जिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये 6 पिलर्स जब आप करेक्ट करते हैं तो आपकी जो वेट मैनेजमेंट है उसके, यानी डिफरेंट बाकी की डिजीजेस के अलावा वेट मैनेजमेंट पे भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अच्छा, अब हमने बात तो सारी कर ली कि जी क्या क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारियां लग जाएंगी, तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? रोजाना एक ही वक्त पे कोशिश करनी है कि सोना और जागने का टाइम मुकर्रर करना है और खाने का टाइम, ठीक है, बिकॉज हमारा एक सिस्टम बना के भेजा गया है, और टाइम की जैसे मैंने बात ही उधर से शुरू की कि जो क्लॉक है आपका उसको अगर आप खराब नहीं होने देते तो आप बीमारियों से बचते हैं। सो क्लॉक को ठीक रखने के लिए आपने सोने जागने का टाइम और खाने का टाइम रखना है, ठीक है। सोने से कम 2 घंटे पहले आपने स्क्रीन का इस्तेमाल खत्म कर देना है, यानी ब्लू लाइट नहीं देनी आपने, ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि जी अब वो वाले हार्मोन्स रिलीज करने हैं जिन्होंने बॉडी को रेस्टिंग मोड में लेके जाना है, स्लीप की तरफ लेके जाना है। और मॉर्निंग की जो धूप है वो जरूरी है आपकी जिस्मानी घड़ी के लिए, ठीक है, ब्रेन के क्लॉक के लिए, अगेन उसको ठीक रखने के लिए आपकी। अच्छा जी, ये कोई क्वेश्चन था मैं वो पढ़ने लगी, सॉरी। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी, आई नो कि मैंने काफी ज्यादा बोल लिया, आप लोग सुन सुन के थके होंगे। सो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं कराना चाहती हूँ एंड आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट प्लीज। एक्टिविटी ये है कि आपने अपने लिए एक स्मार्ट गोल लिखना है अभी, ठीक है, और आपने जस्ट शेयर करना है हर सबके साथ। ये जो फिल इन द ब्लैंक है ना, यहाँ पे आपने फिल करना है फ्रॉम टुडे आई विल डैश टू ऑनर माई बॉडी क्लॉक, ठीक है।
क्योंकि हमने आज बॉडी क्लॉक के ऊपर बात की और हमने ये देखा कि बॉडी क्लॉक ठीक रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका वेट बैलेंस रहेगा, आपका वेट बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं होगा वेदर इट इज हाई और लो। सो आपने क्या गोल बनाना है अपने लिए, और आपने जो भी गोल बनाना है आप 1 वीक के बाद हमें बताएंगे और फिर आप 1 मंथ के बाद हमें बताएंगे कि आप उस गोल के को लेके चल रहे हैं, तो हाउ डू यू फील नाउ। सो क्या आप सब लोग, मैं चाहूंगी कि अपने लिए एक स्मार्ट गोल बनाएं और यहाँ पे फिर हमें बताएं, बोलें कि क्या बनाया आपने। जैसे मैं अगर कहूँ तो फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक ऑफ 20 minutes डेली टू ऑनर माई बॉडी क्लॉक। सो जी, अब मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स मुझे बताएं अपने अपने स्मार्ट गोल्स जो आप लोगों ने बनाए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू साइमा, अगर हम इस एक्टिविटी का जवाब रिटर्न ले लें, क्योंकि मैं जस्ट ठीक है, केयरफुल ठीक है, अबाउट टाइमिंग्स, क्योंकि आपका वक्त अगर ख़त्म हो चुका है, अगर आप इसको बिल्कुल। मैं मेरी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। यू पीपल कैन राइट डाउन इन द चैट एज वेल। ठीक हो और गया। आखिर पे जब सवाल जवाब होगा ना तो उसमें भी आप उनसे पूछ। हाँ, वहां पे हम पूछ लेंगे। सो एंड पे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि व्हेन योर एक्शंस अलाइन विद योर बायोलॉजी द बॉडी फील्स सेफ टू लेट गो। सो थैंक यू वेरी मच, and here is my brief social media handles for continuous guidance. If you people are interested, you can go on these channels to have more knowledge. So that's all from my side. Thank you very much once again. और क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपदा जी ने कहा कि एंड पे होंगे, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी यू कैन जस्ट राइट डाउन एंड देन वी कैन टॉक अबाउट देम लेटर ऑन। ठीक है, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया साइमा बहन। अच्छा अदीबा, आपका अगर हम सवाल बाद में ले लें, इज दैट ओके? जी जी बिल्कुल, बाद में, सॉरी। सही है, दैट्स ओके। सही है जी, बहुत शुक्रिया साइमा बहन, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अल्लाह ताला आपके इल्म में और वक्त में बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू जो है वो सबके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अच्छा जी, अगले मौजू की तरफ चलते हैं। आप सब बहनें जिस तवज्जो और शौक़ से हिस्सा ले रही हैं, वेल डन। यही तवज्जो और शौक़ चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आज आप खाली हाथ नहीं उठेंगी ना, उस नफ़ा बख्श इल्म की दुआ के साथ अगले मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिस्मानी लिहाज से जहन की क्लॉक, उस जो मालूमात आपने अभी तक सीखी उसी से ही ये मुतल्लक है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं बात करूँगी, चूँकि मेरा शोबा थेरेपी का है। मैं एज EFT एडवांस प्रैक्टिशनर काम करती हूँ, एनर्जी हीलिंग थेरेपिस्ट हूँ, और फैमिली कंसल्टेशन फैसिलिटेटर के तौर पे मेरा जो काम है वो दिमाग से बहुत ज़्यादा है। हम ये मानते हैं कि जिस्म दिमाग के ताबे है, और जब हम सोए होते हैं तो तब भी जिस्म सही चलता है, आपका दिल धड़कता है, आपके बाकी आज़ा काम करते हैं। उसकी वजह यही है कि आपका दिमाग उसको चला रहा होता है। तो जब भी आपको जिस्म में कोई तब्दीली करनी है, तो जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, तो आपके दिमाग में आपको सॉफ्टवेयर बदलना होगा। यही वजह है कि जो सिर्फ जिस्म में तब्दीलियां पैदा की जाती हैं वो देर पा नहीं होती, यानी बाहर की डाइट, बाहर से जो चीज़ें मुसल्लत की जाएं। तो बेहतर है कि आप अपने माइंडसेट और सोच को बदल के ये तब्दीली लाएं। ये तब्दीली हर फर्द कैसे ला सकता है, मोटापे की क्या मसाइल हैं, उससे क्या बीमारियां जुड़ी हैं, वो मेरा मौजू नहीं है, क्योंकि वो इस कदर, थैंक्स टू साइमा उमैर जैसे लोग, कि जिन्होंने ये शऊर और आगाही तो दे दी कि मोटापे से क्यों हमें बचना है, वज़न क्यों हमें अपना रखना है वो दुरुस्त। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है, कभी किसी ने सफ़र किया हो ज़िंदगी में, कभी कोई तवील सफ़र, चाहे वो सड़क के रास्ते था, हवाई सफ़र था, रेलगाड़ी से था, या पैदल था, किसी को याद हो कुछ घंटे लगे हों उसमें, कोई तवील सफ़र, कोई अगर जल्दी से बताना चाहे। जी आपदा, मैं बताऊं, मैं बहुत सारा सफर किया मैंने। तवील तरीन कौन सा था कि? तवील तरीन ऑस्ट्रेलिया का था, जो कि तकरीबन आपको पता है कि 20-22 घंटे भी बन जाते हैं। 20-22 घंटे का, सही और है। लॉन्ग जो है एक 14 आवर्स की भी फ्लाइट मैंने की है, सही है। पाकिस्तान से यहाँ कनाडा तक। ठीक, मतलब ये तकरीबन दिन से ज़ायद बन जाता है। जी जी।
सही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर किसी ने, जैसे जो लोग पंजाब रहते हैं उनके लिए दूसरे सूबों का सफर बहुत होता है, अगर आप। मैंने ट्रेन में किया था, कराची जी का मैंने मैंने ट्रेन, हाँ हाँ। कराची का सफर किया था ट्रेन में। कितने घंटे का था? ये तो काफी घंटे बन रहे थे, तकरीबन 2 दिन का था। अल्लाह अकबर, सही है, यानी काफी तवील था। जी हम लोगों ने भी जैसे वो सरहद में पोस्टिंग रही तो मतलब बहुत ज्यादा सफर किया, कोई 13 साल सफर किया, वो 7-8 घंटे का बन जाता था ये सारा हम्म। मिल मिला के, जबरदस्त। पंजाब में जब आते थे। तो मतलब होल लाइफ यही किया है। सही। बाजी मैं तो डेली सफर करती हूँ। बाजी मैं डेली सफर करती हूँ। सही है। चलो ठीक है जी। अच्छा, ये दो सफर की। घंटे 2 से ढाई घंटे मेरी डेली ट्रैवलिंग होती है। ओ शुक्रिया। सफर ऐसे ही है, थका देने वाला है, और हम सफर की जब बात करते हैं तो जरा घंटों और उसकी तवालत और माइलेज को देखते हैं। जब हम यूके से पाकिस्तान जाते हैं तो ये तकरीबन 4,000 मील के करीब बनता है। इसमें हम वो नहीं शामिल कर रहे जो यानी वो मिला के जो घर से एयरपोर्ट तक का है, तकरीबन 6,000 किलोमीटर से ज़ायद बनता है ना। और इसमें अगर हम बराह रास्त की फ़्लाइट लें तो वो तकरीबन 7-8 घंटे पर मुश्तमिल है, और अगर ज़ाहिर है बीच में वक्फा हो तो फिर उससे ज़ायद लगते हैं। अच्छा, हमने बचपन में एक वो इस्तेलाह सुनी थी, नूरी साल की। हो सकता है आपको याद हो, नहीं तो ये इस्तेलाह याद रहेगी होगी, उसकी तफसील समझ लेते। नूरी साल क्या है? ये किलोमीटर्स या माइल्स के हिसाब से नहीं देखा जाता। उसका डिस्टेंस, यानी जो हमारे इंसानी पैमाने हैं ना, वो यहाँ आके जवाब दे जाते हैं कि जो रोशनी की रफ्तार है वो पर सेकंड कितनी बन रही है? तकरीबन 186,000 माइल्स। ठीक है, एक सेकंड के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। अब मिनट्स और घंटे भूल जाए, यानी तकरीबन 299, यानी 300 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 3 लाख कह लें किलोमीटर के एक सेकंड में वो सफ़र करती। तो फिर जो एक सेकंड के हिसाब से नूरी साल बनेगा तो फिर पूरे साल की ट्रिलियंस में चली जाएगी। यानी अब यहाँ पे हम ज़ीरो ज़ीरो लगाना शुरू करेंगे तो हम थक जाएंगे, ये जहन में रखें ना। अब क्या है, नासा ने जो सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं 1977 के ज़माने में भेजे गए थे, अभी 2025 तक, अब तक जो वो फासला तय कर चुके हैं वो 24 बिलियन किलोमीटर का कर चुकी है, जो ज़मीन से फासला है। यानी इसमें फिर भी नूरी साल नहीं पूरे बन रहे। अच्छा, अब चूंकि ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ जमीन से बाहर, वो स्पेस में गया है, ऐसा नहीं है कि वो कोई पहुंचा है। और अभी वो उसकी रफ्तार भी पर सेकंड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए 1977 से लेकर अब तक कितने साल लगे हैं उसको यहाँ पहुंचने में। तो ये कायनात का फासला है। इसको हम एक वीडियो की शक्ल में देखना चाहेंगे। और ये
अल्लाह अकबर। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर और हैरान करे तो अल्लाह अकबर कहा जाना चाहिए। अमूमन पाकिस्तान में कि हम सुबहान अल्लाह कह देते हैं। सुबहान अल्लाह कुरान ने इस्तेमाल किया है जब कोई मनफी चीज़ या ऐसी चीज़ हम देखें कि जो अल्लाह की तरफ से मंसूब नहीं की जानी चाहिए, यानी शिरक या सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। बाकी की जो चीज़ मुतासर करे वहाँ तकबीर लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो फिर तो बड़ा ही बयान होनी चाहिए। ये एक ज़िमनी जुमला था। अच्छा, अभी आपने कायनात की सैर की, वैसी ही कायनात हमारे अंदर भी है। मैं ये बात आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, मेरा आपने तो कहा था मौजू जो है माइंड सेट का है और साइकोलॉजी का है, तो मैं कायनात में कहाँ आपको ले गई। मैं इसलिए ले गई थी कि जब हम बात करते हैं ना सूरह फातिहा की, तो सूरह फातिहा आपको असल में टाइम ट्रेवल करवाती है। इन तमाम फासलों को वो अबूर करते हुए बराह रास्त अर्श तक जाती है। यानी जो आपने लाइट ईयर्स देखे वो नूरी साल की, यानी आपने देखा वो बीच में जब कैमरा दूर जा रहा था, और अभी जितनी हमने सैर की है वो इतना हिस्सा है जो हम अभी तक जान सके और समझ सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उतनी ही है, कायनात उससे भी ज़्यादा वसअतों वाली है। तो ये तमाम फासला कब तय होता है? जब आप ये अल्फाज कहते हैं। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो अर्श यानी आपकी सूरह फातिहा के ज़रिए आप ये तमाम नूरी सालों को अबूर करते हुए बराह रास्त इस कायनात की को क्रॉस करते चंद लम्हों के अंदर, जहाँ पे मशीनें यानी इतने हजारों साल लगते हैं पहुंचने में, लाखों साल, यानी इंसान जहाँ पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फिर हमें हजारों साल की जिंदगी चाहिए है ना। तो जब आप कहते हैं सूरह फातिहा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो दरअसल आप बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, इस फासले सिमट जाते हैं और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और रहमान रहीम, मेरे बंदे ने मेरी सना की। मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत के जवाब में ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को मिलेगा जो उसने मांगा। यानी उन चंद लम्हों में आप टाइम ट्रैवल करते हैं और उस टाइम ट्रैवल के नतीजे में आपके जिस्म, जिस तरह कायनात में आप सैर करते हैं तो आपके जिस्म का एक एक खुलिया जो कायनात आपके अंदर है ना, उस तक, एक एक खुलिये तक सूरह फातिहा के असरात, इसलिए इसको शफा कहा गया। तो ये आपके ज़हन को, आपके जिस्म को बदलती है। यही वजह है कि जो हमने इस महीने आपको चैलेंज दिया था वो ये था कि आप हर खाने और पानी की चीज़ पे सूरह फातिहा एक बार पढ़ लें। और जब आप नमाज में भी खड़े होते हैं तो आप कायनात की भी सैर कर रहे होते हैं, आप वसतों में चले जाते हैं और आप अपने जिस्म के अंदर जो भी खराबियां, जो भी बीमारियां हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है हर वक़्त आप इतने शऊरी तौर पे नहीं पढ़ सकते, हो सकता है आपको 2 दिन ये याद रह जाए और फिर आप भूल जाएँ, कोई बात नहीं। वो 2 दिन भी बहुत गनीमत है, जो आप शऊर के साथ इन अल्फाज को अपनाएँगे ना। तो आप देखें होता क्या है कि जितनी भी, जैसे मैंने कहा कि जिस्म दिमाग के ताबे है, जो बैरूनी तब्दीलियाँ की जाती हैं जिसकी वजह से खाने से मुतल्लक, खाने से जुड़ी आदात, आगाही और शऊर होना अलग बात है। जैसे सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है। इसकी यानी कोई चोर लाइल्मी में चोरी नहीं करता, कोई कातिल लाइल्मी में कत्ल नहीं करता। तो इसलिए क्या चीज़ है जो जहाँ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो है याद दहानी, कि हम भूल जाते हैं। तो कुरान ने भी खुद को तज़कीर कहा है, तो हम सबको तज़कीर यानी एक रिमाइंडर हमेशा चाहिए होता है। तो अब क्या होता है कि जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो चूँकि मालूमात बाहर से आ रही होती हैं, तो वो बाहर की तब्दीली देर पा नहीं होती। तो इसलिए आप देखें कि जितने भी लोग हैं, बल्कि खुद हमने भी आजमाया होगा कि अगर आप अंदर से एक लेकर आएंगे तब्दीली तो ही वो देर पा होगी। और इसके ज़रिए ज़ाहिर है हमने जो इस महीने में आपको चैलेंज दिया या जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम जिन्होंने अपनाया है
उसमें है कि हम आपके दिमाग और आपके जिस्म का कनेक्शन वो बहाल करते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है हिप्नोसिस बहुत ही मुफीद है। उसके लिए जो आपको हिप्नोसिस ऑडियो दी गई थी कि उसको सोते वक़्त सुनना था, यानी इसकी एक ही शर्त थी, और वो ये था कि आप सोते वक़्त हिप्नोसिस सुनेंगे। अच्छा, अब उसके अलावा हिप्नोसिस पे अभी मैं तफसीली बात करूँगी, उस पे जो रिसर्च हुई है वो भी। लेकिन साथ ही इमोशन फ्रीडम टेक्निक ईएफटी क्या करती है, चूँकि हम सारा फोकस और ध्यान अपने दिमाग और सोच की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम वो हथियार और असबाब और वसाइल अपनाएंगे जो इस मकसद को पूरा कर सके। अब ईएफटी गैरी क्रेग इसका बानी था, और उसमें क्या है कि उसने जो चाइना से चीन की है, आपने आपको पंचर सुना होगा, मेरिडियन पॉइंट्स जिनको कहा जाता है, चाइनीज भी उन्हीं पॉइंट्स को करते हैं, और हिजामा में भी यही जो जगह हैं जिस्म की, जिनको सुन्ना पॉइंट्स कहा जाता है, हिजामा में भी वो इस्तेमाल होते हैं। तो अब क्या है कि ईएफटी में भी हम उन पॉइंट्स के ऊपर टैप करते हैं हल्का हल्का। अब यानी चाइनी मेडिसिन में है कि आप सुइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ईएफटी में आप सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ जिस्म के उन हिस्सों को छूते हैं जिनके छूने से आपका तख्त शऊर खुलता है, और वो तमाम मालूमात आप जो नया सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं उसमें अपना सकते हैं, और पुराने वाले को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब ईएफटी चंद लम्हों के अंदर आपके तख्त शऊर को खोल देती है। तख्त शऊर में कोई चीज़ नया प्रोग्राम डालने के लिए अमूमन 15 या 21 दिन लगते हैं, और इसके अलावा जो हमारे जिस्म का खुलिया है वो हर 30 दिन में चूँकि बदलते हैं, लेकिन हर खुलिया मरने से पहले नए खुलियों को अपनी मालूमात दे जाता है। यही वजह कि रमज़ान 29 दिन का रखा गया है, ताकि हमारा पूरा जिस्म एक किस्म का नया बन जाए। अब ईएफटी में वो चीज़ हम बहुत जल्दी महसूस करते हैं। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे तजर्बात किए जा चुके हैं। आप चाहें तो खुद से भी इंटरनेट पे देख लें, जिसमें 8 हफ्ते के लिए लोगों को कुछ जुमले दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि आप इन जुमलों के साथ अपने ऊपर टैपिंग करें। और चूंकि इन इस प्रोग्राम में अगर आपको जुमले याद रहें या ना रहें, हमने आपको दुआए शिफा दी थी कि दुआए शिफा के साथ आप टैपिंग करें तो आपके जिस्म को एक पैगाम जाता है। बस सिर्फ ये होता है कि टीएफटी में ये याद रखें कि एक वक्त में आप बहुत कुछ फिक्स ना करें। एक वक्त में जैसे एक चीज़ को आप फोकस करेंगे कि भाई मुझे जैसे इस महीने में 2 किलो नीचे लाना है, मेरा इस वक्त ये मसला है, मैंने उस पर फोकस करना है। यानी 3-4 चीज़ें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। भाई मुझे वक्त पे सोना है या मेटाबॉलिज्म को सही करना है, एक वक्त में एक चीज़ को जहन में रखते हुए आप टैप कर सकते हैं, तो दुआ शिफा बहुत काम आती है। अब चूंकि हम इब्तदा करते हैं कराटे पॉइंट से कि अगरचे कि मैं कंफर्ट ईटिंग करती हूँ, जब मैं परेशान हूँ तो मैं ज़्यादा खाने लग जाती हूँ, अगर आपका ये मसला है, या फिर ये कि खाने को लेकर मुझे लगता है कि मेरा अपने ऊपर इख्तियार नहीं है, या फिर गुज़श्ता कई बरस से मैं अब वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कर नहीं पाती, तो अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप ये ज़ाहिर है ये स्लाइड्स आप तक पहुँच जाएँगी बाद में, तो आप इन जुमलों को अपने तरीके से ढाल सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप जब पॉइंट्स पे टैप करते हैं और ये जुमले अगर आप कहते जाएँ कि पहले आपको इतराफ़ करना होता है जो उस वक़्त मौजूदा हालत है। आप अपने जुमलों में कहेंगे कि हाँ भाई, मुझे लगता है कि मैं क्रेविंग्स के हाथों मजबूर हो जाती हूँ, और मैं जब बेतुका खा लेती हूँ तो उसके बाद मुझे एहसास नदामत होता है, और मुझे नाकाम होने का ख़तरा है, और मैं बहुत कोशिश कर चुकी मगर कोई चीज़ काम नहीं करती। ये जो सोच है ना कि मैंने कोशिश की और वो ये थका देने वाली सोच है। और मैंने ये देखा भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कोशिश नहीं करते। मैंने माँओं को देखा है कि वो इतनी शदीद थकी होती हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करके, इसके बावजूद उनकी ये कोशिश होती है, बिलख़ुसूस पाकिस्तानी माँओं में, कि वो घर में ही खाना पकाती हैं। यानी वो जितने भी उनका जिस्म बीमार है, कुछ भी है, घरों में अपने बच्चों को पाकिस्तानी माँओं की ये ख़ास खूबी है कि वो अपने बच्चों को अपने हाथ का पकाया हुआ खाना खिलाती हैं। यानी पाकिस्तानी घरों में वो रवाज नहीं है बनिस्बत दीगर ममालिक के कि वहाँ जो है वो आए रोज़ टेकअवेज़ आ रहे हैं या बाहर का खाना मंगवाया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि आपको अपने आप को थपकी देनी चाहिए।
तो अब क्या होता है कि जो आपके ज़िंदगी की नौइयत है ना, जितना आपने अपने जिस्म को इस्तेमाल किया, जो आपके से तवक्कुआत हैं, यानी आप बहुत सारी कश्तियों में आपने पाँव रखे होते हैं, आप अपने जिस्म को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपका ज़हन इतनी सिमतों में बँटा होता है, तो ऐसे में आसानी से अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिर ऐसे में जिस्म में वो तवाज़ुन ख़राब होता है। तो इसकी वजह ये नहीं होता कि आपकी कोशिशों में कमी है। मैं समझती हूँ कि आप लोग कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों का इस प्रोग्राम में आना और इतनी दिलचस्पी से हिस्सा लेना और इसको तो या इसकी अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो इस पर भी आपकी हौसला बनता है कि आप लोग चाहते हैं उस तब्दीली को। लेकिन क्या है कि सिर्फ़ थोड़ी-सी रहनुमाई चाहिए होती है। पर आप लोग जब खुद से कई बार कोशिश कर चुके होते हैं और कोई नया प्रोग्राम आपके सामने आता है, तो थोड़े से शकूक पैदा होते हैं कि अच्छा भई ये बातें तो पहले भी सुनी हुई हैं, तो पहले भी किया हुआ है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। तो उससे क्या होता है कि इसको हम कहते हैं महदूदियत, सोच की महदूदियत। वो एक बिलीफ बन जाता है जिसकी वजह से आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते। अब क्या है कि आप बज़ाहिर चाहे आप जिम चले जाएँ, आप बहुत अच्छे से ईटिंग कर लें, लेकिन अगर आपके पीछे एक मनफ़ी सोच बैठी हुई है, तो वो आगे बढ़ने में रुकावट बन सकती है। तो पहली चीज़ तो आप ये करना है कि इतराफ़ करें कि हाँ भई, मैं ये मेरे मसाइल हैं, लेकिन साथ ही फिर खुद को अपनी थपकी भी देनी है कि मैं जैसे वो जो पॉज़िटिव बातें हैं कि आपने सॉरी पॉज़िटिव जुमले हाँ, कि मुझे अपने जिस्म को सुनना है और चूँकि इग्नोर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स, चूँकि अल्लाह ताला को एक सेहतमंद मोमन बनिस्बत गैर सेहतमंद मोमन के ज़्यादा अज़ीज़ है, तो मैं सेहत को तरजीह देती हूँ। और मुझे एक ज़रूरत महसूस होती थी कि मैं इसलिए खाऊँ ताकि मैं वो सुकून महसूस करूँ, तो मैं उस चीज़ को छोड़ती हूँ। यानी आप ये देखेंगे कि आपके जो मसाइल हैं, ईएफटी में हमेशा ये होता है कि पहले आप उसका इतराफ़ करते हैं। इतराफ़ के साथ ये जुमले कहना लाज़मी होता है कि अगरचे कि मेरे साथ ये और ये मसला है, इसके बावजूद मैं खुद को माफ़ करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ, तहे दिल से अपनी इज़्ज़त करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जिस्म, आपका दिमाग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी बच्चे को डाँट-डपट करेंगे तो वो ज़िद में आएगा। तो ऐसे ही अपने साथ मामला है। अगर आप अपने जिस्म से बहुत मोहब्बत से, प्यार से मनाएँगे, उससे बात करेंगे, तो आपका जिस्म उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देगा और आपकी बात सुनेगा। अब क्या है कि ये कुछ जुमले हैं, आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हैं कि भई मुझे इतने किलो वज़न कम करना है। किलोग्राम से ज़्यादा इस वेट लॉस प्रोग्राम में आपसे कहा गया था कि आप इंच लॉस पे ध्यान दें, क्योंकि वज़न वाली मशीनें अक्सर सच नहीं बोलती और इंच यानी कपड़ों के खुले होने से पता चल जाता है। बस कि आप का सफ़र कैसा जा रहा है। इसलिए अपने यानी अगर आपको अपनी तरक्की देखनी है, तो कोशिश करें कि वज़न वाली मशीन से ज़्यादा कोई लिबास रख लें जिसको आप हफ़्ते बाद देखते रहें। यही जो शराइत रखी गई थी, उसमें हमने यही बात रखी थी कि आप कोई लिबास ले लें और हफ़्ते बाद देखते जाएँ, बार-बार उसको पहन के देखें कि आपको लग रहा है कि फ़र्क हुआ है। अब इसमें कुछ जुमले हमने ऐसे रखे हैं जो बहुत मस्बत हैं। कोशिश करें कि टैपिंग करते हुए जो ज़बान इस्तेमाल हो वो हो जो जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हैं। अगर आप ख्वाब उर्दू में देखते हैं तो आपको टैपिंग भी उर्दू में ही करनी चाहिए, बल्कि दिमाग से मुतल्लक जो भी आप करना चाहते हैं, दिमाग की सोच बदलने के लिए, वो उस ज़बान में होनी चाहिए जो आपकी मादरी ज़बान और ख्वाबों की ज़बान है, क्योंकि वो आपके तख्त शऊर की ज़बान है। ये बात हिप्नोसिस के लिए नहीं है, लेकिन टैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहें तो जैसे चैट जीपीटी से उर्दू में जुमले लिखवा सकते हैं और लेकिन ज़ाहिर है इसमें मैं नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलने से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये कि ये एक माइंड साइंस का असूल है। अच्छा, अब इसमें देखें कि आप जब जुमले यानी जब आप टैप कर लेते हैं, तमाम राउंड्स कर लेते हैं, तो उसके साथ आप ये आखिर पे जो आप नया प्रोग्राम अपने अंदर डालेंगे, उसके लिए आप मस्बत जुमले कहेंगे। अब इस पूरे में यानी पहले राउंड में आप मनफ़ी जुमलों बोलेंगे, उनका इतराफ़ करेंगे कि हाँ भाई ये सब हो रहा है, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ।
वो पहला 1 या 2 राउंड करके अगली चीज़ों का इतराफ़ करके उनको आप डिलीट करते, फिर आप ये नई चीज़ें जो हैं वो कह के पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कर सकते हैं। तो ईएफटी से मुतल्लिक़ मेरी वीडियोज़ और वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं और वो हमने वेट लॉस प्रोग्राम के साथ हम देते भी हैं। इसके अलावा भी आप अगर लिख दें ईएफटी टैपिंग पॉइंट्स तो आपको आसानी से मिल जाएँगे गूगल से। अच्छा अब हिप्नोसिस जो आप लोगों को दिया गया था उसमें दिलचस्प बात ये है कि आपसे ये कहा गया था कि उसको आपने सोते वक़्त सुनना है। यानी उसके लिए सोना लाज़मी था। इस पूरे प्रोग्राम की एक ही शर्त थी और वो थी नींद। और आप में से बहुत सारी बहनों जिन्हें जो मुझे बताया कि उनकी नींद बहुत बेहतर हुई थी। अच्छा जब आपको ये हिप्नोसिस दिया गया था, तो इस हिप्नोसिस का मकसद ये था कि आपका दिमाग ये फैसला करेगा कि आपके जिस्म को इस वक़्त कौन-सी तब्दीली की ज़रूरत है। फिर वो उस तब्दीली को लेकर आएगा। यानी बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि मेरे सर में दर्द रहती है, तो मैं सर दर्द की तरफ तवज्जो कर रही हूँ। मेरा ध्यान ये है कि मैं हिप्नोसिस सुन के अपने सर दर्द को ठीक कर लूँ। लेकिन हिप्नोसिस आपके जब जाएगा, जिस्म में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो वो कहेगा नहीं आपके ना मैदे में कुछ एसिडिटी पैदा हो रही है जिसकी वज़ह से आपके निज़ाम हज़म में मसला है, उसके नतीजे में आपके सर की तरफ प्रेशर जा रहा है। तो आपका जो दिमाग है वो खुद फैसला करेगा कि आपको ना सर दर्द की वजूहात पे का हल करना है। तो बज़ाहिर आपको लगेगा अच्छा भई मेरा तो सर दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा था तो इसलिए बहुत सारी बहनों ने कहा कि हमारा जूस नहीं छूटा या हमारी ये चीज़ फिर भी नहीं गई। तो बात ये है कि वो हिप्नोसिस के ज़रिए यानी तरतीब है ना, आपके दिमाग ने ये फैसला करना है कि पहले इस खाने पे टिक लगेगी, ऊपर वाली तह उतरेगी तो हम आगे जाएँगे। तो इसलिए ख़्याल रहे कि ये बड़ा सब्र आज़माया है। हमने बार-बार इस प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि इस 30 दिन में जादू नहीं हो जाएगा बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि इस 30 दिन में आपका वज़न आप ए से बी पे चले जाएँगे तो आप हमसे पैसे वापस ले लें और ना आएँ इस प्रोग्राम में। इस पूरे माह में जो असल में आप इस चैलेंज के ज़रिए आपको हासिल होता है वो जिस पे जो हमारा मकसद था वो ये था कि आपके जो अकायद हैं जैसे मैंने कहा था अगर आपकी सोच में महदूदियत हो और आपके अंदर कोई जज्बाती लिहाज से आपके जज्बात खाने से जुड़े हुए हैं तो उस चीज़ को फोकस करना उसके मुताबिक तब्दीली लेकर आना और इसके अलावा जो आपके बचपन में खाने को लेकर बचपन में हर एक किस कोई ट्रॉमास बने हुए हैं बचपन में हमें मजबूर किया जाता है कि भाई प्लेट साफ करो तो फिर बड़े होके पता चलता है कि नहीं ये तो अच्छी आदत नहीं है यानी प्लेट भर के खाना डालना या यानी ये आप ये कहा जाता है कि आप छोटे बर्तन में खाना लें क्योंकि छोटी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो प्लेट है ना वो दरमियाने साइज़ की हो क्योंकि वो थोड़े छोटे बर्तन में खाना बड़ा लगता है अब तो ऐसी प्लेट्स भी मिलती हैं जिसमें तस्वीर बनी हुई हैं कि इतना हिस्सा प्रोटीन और इतना वो है तो और इसके अलावा खाने से बचपन में आपका क्या यादें वाबस्ता हैं कुछ जायके कुछ खुशबुएं आपको बहुत अच्छी लगती होंगी मुझे याद है कि मुझे पता नहीं क्यों बन जो ताज़ी ब्रेड बनती है ना जो बन्स की शक्ल में होती है वो मैं टीवी पे भी देखती हूँ ना तो मुझे बेकरी की एक खास खुशबू आने लग जाती है और वो दिमाग में अभी तक है अच्छा आप में से किसी की कोई बचपन की खुशबुएं याद है चाहे वो पराठे की हो दाल की हो कोई ऐसी खुशबू जो आपको याद आती हो चाहे वो तस्वीर ही क्यों ना हो जी मुझे पराठे की खुशबू याद आती है। सही आज तक वैसा पराठा बन नहीं सका मुझसे। बनेगा भी नहीं जी मुझे फ्रेंच टोस्ट की स्मेल याद आती। वेरी गुड अच्छा मुझे ना देसी घी की क्योंकि मेरी दादी अम्मा ना बचपन में हमें देसी घी बड़ा खिलाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। सही है अच्छा जब जिस खानों के साथ आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव सोचें वाबस्ता होती हैं ना वो खाना आपके जिस्म पे ज़्यादा अच्छे असरात छोड़ता है जिस खाने के साथ मुस्कुराहट हो अच्छा ये भी आप देखिएगा कि आप माएँ हैं बहुत सारी आप में से बहनें जो हैं वो अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं तो जिस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा इतराज़ है जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि मेहमानों के लिए तो बड़े खूबसूरत बर्तन होते हैं तो मैं पाकिस्तान में वो डिनर सेट खरीदने गई तो
जितने भी जो आम रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तन थे ना, तो वो मुझे, मैं जब कहूँ कि मुझे अपने किचन के लिए चाहिए, तो वो मुझे बिल्कुल बदसूरत बेढंगे बर्तन दिखाना शुरू कर देते थे। फिर जो मैं जब खूबसूरत बर्तनों की तरफ देखती थी, वो कहते थे ये मेहमानों के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मेहमानों के शक्लें हमसे, वो मेहमान जो के सोने ने यानी उनमें क्यों, में क्या आस बात है। तो अगर आपके घर में मेहमानों के लिए तो बड़े खूबसूरत बर्तन हैं, और आपके अपने लिए कहीं बर्तन में चिप लगी हुई है या उसका रंग और वो सूरत नहीं है, तो ये चीज़ भी गलत है ना। इसकी तरफ आपको ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। आप जिस कप में, यानी चाय जो है ना, आप पीते हैं या नहीं पीते, ये हर्बल चाय है, उसका कप बहुत स्पेशल होना चाहिए। वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। अगर आप मुझे अपने चाय का कप दिखा देना, बल्कि हमने इस पे पूरा प्रोग्राम भी किया हुआ था, तो मैं आपकी पूरी शख्सियत के बारे में आपको बता दूंगी कि आप अपने आप को कितने अहमियत देते हैं, आपके बर्तन कैसे हैं ना। आप अपने लिए, जैसे मुझे ओवल शक्ल की जो प्लेटें हैं वो बड़ी पसंद है, जिसकी एक तरफ सलाद हो। अच्छा, मेरी आदत है कि हरी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मेरे बच्चों को सलाद की मैंने क्रेविंग्स डाल दी हुई हैं, यानी प्लेट के अंदर जब तक कोई हरी चीज़ ना हो, मुझे लगता है वो अधूरा है। वो उसके रंग खूबसूरत हो जाती है, अपना चाय का कप दिखाने लगी है, दैट्स ब्यूटीफुल। और चाय के कप को ना अपग्रेड करते रहें, यानी अपने आप को, जैसे जब आपने हफ्ता गुजार लिया ना, कि आपने घर वालों को खाना भी खिलाया, आपने वक्त पे सब कुछ किया, जैसे साइमा ने कहा कि आप अपने जिस्म के लिए ये करेंगी, और आपने ये, इवन आज आपने ये प्रोग्राम सुना इतने तवज्जो से और खुश होकर, और इसमें हिस्सा लिया, इसके भी नतीजे में आप अपने आप को कोई ना कोई इनाम दें, जाके कोई और उस इनाम में भी ये होता है कि आप ना कोई चाय का खूबसूरत सा कप ले आया करें, कोई प्लेट, कुछ ऐसी, जो मैं नहीं कह रही कि आप घर वालों से के साथ ना बांट के खाएं, लेकिन वो जो आपकी मी टाइम की गमाजी करती हो, ये चीज़ आपने शऊरी तौर पे अपनानी है, कि खाने को खूबसूरत चीज़ों से जोड़ें, फिर उसकी तरतीब अच्छी हो। जैसे यहाँ पे रिवाज है कैंडल डिनर, वो पाकिस्तान में शायद कामयाब ना हो, क्योंकि गर्मी में मोमबत्ती का इस्तेमाल और आग मजीद गर्माइश पैदा करती है। लेकिन अगर उसका मुतबादल, यानी आप कोई फूल रख सकते हैं जहां आप खाना खा रहे हैं, बल्कि ट्रे के अंदर, जिस ट्रे में आप नाश्ता करने लगे हैं, उसके अंदर बाहर गार्डन से 2 फूल ले आए। अच्छा, अब मेरी गुफ्तगू सुन के मैं ये नहीं चाह रही कि आपके बच्चे कहना शुरू हो जाएं कि अम्मी को क्या हो गया, यानी आप एक जायद बोझ नहीं मैं डाल रही, आप हफ्ते में एक बार कर लें, ठीक है। कोई भी काम जो आप तसलसल से करेंगे, मगर थोड़ा करें, वो अल्लाह को भी पसंद है, उसमें बरकत होती है। तो मेरी ये साइमा की गुफ्तगू का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप सुबह उठें और यानी 24 घंटों में ए से बी पे चले जाएं। अभी आपके अंदर शऊर आ रहा है, हो सकता है कि 3 माह महीने बाद आपके दिल में आए कि हाँ भाई, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अपने मेज पे, अपने डाइनिंग खाने की जगह पे कुछ अच्छी चीजें रख सकूं। खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू के इस्तेमाल के बारे में हजरत आयशा रज़ी अन्हा की रिवायत है कि खुशबू पे लगाया जाने वाला पैसा जो है इसराफ में नहीं काउंट होता। तो मैंने इस वक्त जो अरोमा डिफ्यूज़र, ये अरोमा डिफ्यूज़र इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि एक तो ये कि इसमें आग का ख़तरा नहीं है, सेफ्टी के मसाइल नहीं है, ये पानी में आप कुछ कतरे डालते हैं और गर्म भी नहीं होता, चाइल्ड फ्रेंडली है। इसलिए अरोमा डिफ्यूज़र पे अगर आप इन्वेस्ट कर सके, मुख्तलिफ शक्लों में मिलता है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान से भी मिलता है ना। तो एक तो वो कीमत के लिहाज से भी बहुत इफेक्टिव है। और अभी जो मैं खरीद के लाई हूँ इस हफ्ते, जब मेरे मियाँ मुझे लेकर गए और मैंने उनसे कहा कि मैंने शॉपिंग नहीं करती, और फिर भी एक ही चीज़ मैंने खरीदी, ये नया उसका वर्जन है जिसमें उन्होंने परफ्यूम की बोतल ने डाली हुई है उसके अंदर, और मैंने, यानी वो मैंने फ़ोन से मेरे कंट्रोल हो रहा है, और वो उसको मैंने टाइमर सेट कर दिया हुआ है कि सुबह के 2 घंटे, शाम के ना, तो इसको तो ऊद की बॉटल उसके अंदर है, और वो 6 माह जो है वो खुद ही ऑन ऑफ होके चलता रहता है यूएसबी के जरिए। ये मैं क्यों करती हूँ? जब आपकी सोच अच्छी हो, जब आप अपने आप को खुद अहमियत दे रहे हैं, जबकि आपको ना हर कोई सिमतों में खींच रहा है, आप बहुत आसानी से भूल जाते हैं ना अपनी पहचान। आप सिर्फ हैं कि अब मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, ये हैसियतें याद रहती हैं, जो रहनी भी चाहिए। इस वो आपकी फ़राइज़ हैं, आप उसको निभाएं, लेकिन खुद को वेल डन कहना ना भूला करें। तो फिर जो आपकी, यानी आपकी अपनी अहमियत, आपकी अपने आप को जब
ऐसे करना शुरू हो जाते हैं। बल्कि नई रिसर्च में इस पे वीडियो देख रही थी कि जब भी आपका आप महसूस हो कि आप थोड़ी यासियत की कैफियत में जा रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे करना शुरू कर देना, यानी अपने आप को गले लगाएं। तो थोड़ी देर भी आप अपने आप को इस तरह करते रहेंगे तो आपके दिमाग की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए क्या है कि जो खाने जिनसे आपके बचपन की यादें वाबस्ता है, उनके असरात हमेशा खुशगवार रहेंगे। हर वो खुशबू जिसको सूंघ के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो एक कुदरती चीज़ है। हाँ, उससे हट के जो है, जो आपके इख्तियार में है, जैसे मैंने कहा कि खूबसूरत कप, खूबसूरत बर्तनों का इस्तेमाल, अच्छी जगह पे खाना खाना, तरतीब हो। और दूसरा है कि आपका जो बावर्ची खाना है, जो कि अब लफ्ज़ किचन ही बोला जाता है, ये भी अच्छा, आप, हाँ, यहाँ तक माइंड साइंस की दुनिया में कहा जाता है कि मर्द की शख्सियत को देखना हो तो उसकी गाड़ी को देखो। अगर एक मर्द के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि वो हमेशा उसकी गाड़ी के टायर ख़राब होते रहेंगे। ठीक है। और या उसको नहीं पता उसकी सिमत क्या है, ज़िंदगी में से फैसले की नहीं करते, तो उसकी विंड स्क्रीन में मसाइल ज़्यादा होंगे। ख़वातीन के हवाले से है कि अगर उनके दिलों में तंगी हो, मैं यूं का शुक्का नफ्स ही फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, दिल की तंगी और घुटन जो है ना, ऐसे घरों में किचन भी छोटे ही होते हैं। तो आप अपने दिलों और सोचों में वुसअतें लेकर आए। इससे मेरी क्या मुराद है? इस वुसअत की से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप, यानी जो हमारे कल्चर में है कि अपने आप को पीछे करके तो बस बाहर बांट दे जाना है, अपनी ज़ात पे नहीं लगाना। वही कहा है ना कि अपने लिए आप, हो सकता है 20,000 वाला डिनर सेट लेना चाहें, और मेहमानों के लिए जो कभी कभार निकलना है वो लाखों वाला हो। ये सही नहीं है। ये तरतीब आपके जिस्म को मुतासर करती है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखें, अब जब एक खातून जब अपने अंदर वुसअतें लाती है, खुद को अहमियत देना शुरू करती है, तो आप देखिएगा अल्लाह ताला आपको किचन भी खुले देगा। मुझे ये देख के अफसोस होता है कि आपके घर के तमाम हिस्से खूबसूरत हैं, लेकिन मैं जब भी किसी घर में जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इनका किचन कैसा है। तो मुझे वहाँ से दो किस्म की शख्सियात मिली हैं। वो ख़वातीन जिनका ये होता है कि डिनर सेट अच्छा हो और बैठने का कमरा बहुत खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो, कीमती सामान हो। इसका मतलब ये कि उनकी शख्सियत में एक तज़ाद पैदा हो चुका है। एक वो रंग है जो दुनिया को दिखाना चाहती हैं, और वो मुस्तनद नहीं है। वो, उनको अपने आप में इतना एतमाद ही नहीं है कि वो अपना असल दुनिया के सामने ला सकें। यानी एक फेक हिस्सा है, एक नकली हिस्सा है जो रख लिया गया है ताकि लोगों को मैं उनके मुताबिक दिखा सकूं जो वो देखना चाहते हैं। इसको पीपल प्लीजर भी कहते हैं। ये सही नहीं है। और फिर जो उनका अपना अंदर है, यानी ये बात पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, यहाँ यूके में, नॉर्वे में, जिनके घर के बाकी सब हिस्से तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो हिस्से जो मेहमान की नज़रों से छुपे हुए हैं ना, वो बहुत बिखरे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा, यानी उन पे पता चल रहा होता है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है ना। तो आपको ये देखना है कि वो हिस्से जो छुपे हुए हैं शख्सियत के, वो आप वो आपकी तो नज़र में है ना कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपको अपना किचन कैसा लगता है, यानी आपने क्या उसको समेटा हुआ है, वो आपकी सोच की अलामत है। तो किचन की वुसअत, यकीन माने, आपके माल में भी वुसअत पैदा करती है। तो अपनी सोच को वसी कर लें। तो ये बात है कि अच्छा, इसमें हमने जो आप शो करवाया था वो विजुअलाइजेशन थी। विजुअलाइजेशन इज़ अ पावरफुल थिंग, या खुद से भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, आप समझ लें कि वो हो चुका है, क्योंकि दिमाग असल और नकल का फ़र्क नहीं जानता। यानी अगर आप ख्वाब में भी दौड़ेंगे तो आपके दिल की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो उस, क्योंकि दिमाग नहीं जानता कि आप असल में दौड़ें या नकल में दौड़ें। इस पे एक तजर्बा किया गया था, मुझे अखबार का नाम याद नहीं है, लेकिन वो यूके का नेशनल न्यूज़पेपर है, यानी पूरे मुल्क में पढ़ता था। और गालबन ये तजर्बा 2000 के अवाइल में किया गया। मुझे अब सही मुद्दत याद नहीं है, सॉरी, इस तरह की तफसीलात भूल गई, लेकिन बात मैं सामने रख देती हूँ। अखबार में आर्टिकल छपा था कि दो खवातीन को लिया गया और एक खातून को ख्वाब में हिप्नोसिस के ज़रिए रोज़ाना 1 घंटा ट्रेडमिल करवाया गया, और दूसरी खातून को असल में करना था ट्रेडमिल।
और ये तजर्बा महीना के लिए किया गया। यानी आप 1 घंटे के लिए एक खास रफ्तार से ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, दोनों के नताइज बराबर थे, दोनों को एक जैसा जिस्म, सेहत और हाल हाल से फ़र्क पड़ा था। तो ये इतना बड़ा सबूत है कि आपका दिमाग असल और नकल नहीं जानता। तो अगर आप दिमाग को ये बावर करा दें कि मेरा वज़न इतना इतना हो चुका है, मैं इस लिबास में पूरी आ चुकी हूँ, तो आप यकीन करें आपका दिमाग उसको असल समझ ले कि आपको ऐसा बना देगा। इसका आसान तरीका क्या है दिमाग को काबू करने का? कि चूंकि आपको पांचों सेंसर जो हमारे हवास है ना, उसको इस्तेमाल करें। यानी लिखें, हाथ इस्तेमाल करें, आंखें इस्तेमाल करें और लिखें कि हाँ ये मेरा मेरा वज़न इतना है। फिर बोलें, अपनी बोलने की हिस्स भी इस्तेमाल करें, ज़बान भी इस्तेमाल करें। एक जुमला 2 जुमले लिख के ना, कि आप ये भी कह सकते हैं कि 2026 में मैं इतनी हो चुकी हूँ या मेरा वज़न मौजूदा इतना है, ठीक है? वो जुमले आप लिख के सारे हवास इस्तेमाल करते हुए वो कहीं लिख के लगा दें। चाहें तो आप विज़न बोर्ड यानी तस्वीर की शक्ल में कर सकते हैं, यानी शादी से पहले क्योंकि तस्वीर है कि कर सकते हैं कि मैं अभी भी इतनी हूँ। उसको आप सोने से कबल एक दफ़ा बोल दें, उसको दोहरा दें। अगर आप ये तर्ज़ अमल कुछ दिन मुसलसल अपनाएंगे तो आपका दिमाग उस यही समझ लेगा कि ये हकीकत है, तो वो खुद ब खुद उसकी तरफ। अच्छा, ये बात वज़न तक महदूद ना रखें, ये नुस्खा हर मसले के लिए है। मसलन कोई कर्ज़ उतारना चाहता है, वो कहना शुरू कर दे कि मेरा ये कर्ज़ उतर चुका है और मैं ये कर रही हूँ, यानी कर्ज़ उतारने के बाद जो आपने सोचा था करेंगे, मैं ये कर रही हूँ, मैं फ़लानी जगह गई हुई हूँ, उसके बाद के मराहल पे बात करना शुरू कर दें। इससे मतलब कि ताल्लुकात में कोई मसला है, आप उसको लेके कि भई ये मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा हो चुका है और हम ये बातें की और इस तरह हुआ, वो आप एक एक मंज़र भी लिख सकते हैं। उसको आप दोहरा दें, सोते वक़्त चूँकि तख्त शऊर तैयार होता है, तो इसलिए आप उसको वो रोज़ मैसेज दें, तो वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगा और वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अ, जो आपको सेहत के में अंदर रखने के लिए जो चीज़ काम आएगी, वो है कि आप सूरह फ़ातिहा, और उसकी मैंने आपको बता दिया कि ताकत क्या है, उसको क्यों शफ़ा कहा गया है। सूरह फ़ातिहा के साथ अगर आप हिजामा अपना सके, पाकिस्तान में हिजामे का रुझान दोबारा पैदा हो रहा है। मैं खुद ज़ाती तौर पे हिजामा तकरीबन हर दूसरे माह खुद ही करती हूँ। हिजामा 72 बीमारियों की शफ़ा है और शब मेराज में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया गया था, तो साथ ही हिजामे का भी तोहफ़ा दिया गया था। बल्कि हर आसमान के फरिश्ते पे आके जब दरवाजे पे गुफ्तगू हुई है, तो वहाँ पे उनको कहा गया कि अपनी उम्मत से कहें कि हिजामे को लाज़िम पकड़ लें। तो अपने इलाके में यार ये तो मैं आपको नहीं बता सकती आप कहाँ से करवाएं। फिर लोग कहते हैं हाइजीन का मसला है। देखिए, हाइजीन के मसले को तो हल किया जा सकता है, इस वजह से आप अच्छी चीज तो नहीं ना छोड़ सकते। तो आप ये करें कि अपने ब्लेड्स, अपनी इक्विपमेंट ले जाए। वैसे तो मैं पाकिस्तान में भी हर जगह डिस्पोजेबल चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो हाइजीन का तसल्ली करके इस वजह से ये छोड़े नहीं अपनी जिंदगी में। सहाबाए कराम को आप देखें कि साल में वो 2 बार करवाना तो लाज़िम है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि सफ़र से पहले और सफ़र के बाद भी हिजामा करवाया करते थे, जिसको अपनी ज़बान में पछने लगाना कहते हैं, इंग्लिश में कपिंग, वेट कपिंग थेरेपी कहा जाता है। मैं भी जब भी सफ़र करूँ तो मैं हिजामे से मदद लेती हूँ, क्योंकि हिजामा आपके जिस्म को तैयार कर देता है ना, आपकी इम्यूनिटी पे बहुत मज़बूत है, उसको करता है। इसके अलावा ज़ैतून का तेल, कलवंजी का तेल, अंजीर, वो चीज़ें जो तिब्बे नबवी में हैं, उस पे साइंस अभी उतना नहीं काम कर सकी, लेकिन उनको लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा रखें। शहद का इस्तेमाल हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं, जो हमारे दीन का तोहफ़ा है, इनको दोबारा से अपनाना हमारे लिए अच्छा होगा। हिप्नोसिस आपको यूट्यूब से भी बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है आप हमसे भी खरीद सकते हैं, बहुत कम इसकी कीमत होती है। हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, जो आप वेट लॉस से मुतल्लक, सेहत से मुतल्लक ले सकते हैं। ईएफटी टैपिंग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। टैपिंग दुआओं के साथ अगर की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मसलन फ़जर और मगरिब के अज़कार पढ़ते हुए आप टैपिंग कर लें। दुआए शिफ़ा पढ़ के जब भी टैपिंग की गई है 15 दिन, 21 दिन,
तो हमने ये उसके हैरत अंगेज नताइज देखे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक वक्त में ढेर सारी नीयतें ना रखें कि ये भी हो जाए वो भी जाए। आप एक वक्त में एक चीज को फोकस कर लें कि जैसे थोड़ा रखें, इस माह में मुझे 2 किलो कम करना है, इस माह में मुझे अपनी इस आदत को दुरुस्त करना है, उस पर ध्यान रखें, फिर उससे अगले मरहले पर चले जाएं। तो इस त्रिकोण को अगर आप अपना लें तो आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो आपके इख्तियार में हो आप करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन उसका नतीजा देगा। अब सूरह रहमान, आपने इसके बारे में, जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इसको भी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरा कुरान ही शफा है। मैंने इसको आजमाया है। अच्छा, वो तरीके है कि भाई आप 3 बार सुने आंखें बंद करके, वो हो सकता है हर कोई ना कर सकता हो। अच्छा, ये भी बात बहुत अहम है, कुछ भी ऐसा ना करें जो आप निभा ना सकते हो। यानी 1-2 दिन में जोश में आके मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, ऐसा ना करें। छोटे काम रखें, छोटे कदम लें। छोटे कदम निभाना इस्तेमाल है, बल्कि 2 मिनट की जो थ्योरी है कि किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए आप 2 मिनट का अलार्म लगाएं और 2 मिनट बाद उसको छोड़ दें, तो वो आदत बनने में आसान होती है। तो आप पूरा नहीं सुन सकते, सोते वक्त सुन लें सूरह रहमान, पूरी नहीं सुन सकते, जितनी सुन सकते सुन लें, तो उससे भी आपके जिस्म में अच्छी तब्दीलियां पैदा होती हैं। ये एक ऑप्शनल है, लेकिन जाहिर है आप इसको अपना सकते हैं।